हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की गौतम नालंदा इसके इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली कुछ वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूं वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगला जो पॉइंट है हमारा वो वर्णमाला से संबंधित है। वर्णमाला का पहले कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे बनने वाले उससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत मोस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है स्वर है। देखिए, स्वर क्या होते हैं जान लेते हैं थोड़ा सा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। आप लोग अच्छे से जानते हो, भली भांति इस पॉइंट से परिचित हो। फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले हर्ष स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। देखिए, हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। एक हमारा छोटा होता है, छोटी ई होता है, और री से ऋषि होता है, छोटा ऊ होता है। ये हमारे 4 स्वर होते हैं। इनकी संख्या से भी प्रश्न बन जाता है, तो संख्या इनकी 4 होती है। देखिए, दीर्घ स्वर हमारे। देखिए, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है, यानी 2 गुना समय लगता है, उन स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, हर्ष स्वर जो होते हैं, हर्ष स्वर आपके 4 होते हैं। ये 4 स्वर आपके हर्ष स्वर हैं। इन्हीं स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ अगर प्रश्न बन जाए कि हर्ष स्वरों की संख्या या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इनका आपका आंसर होगा 4। इन दोनों की संख्या 4 होती है, दोनों एक ही होते हैं। अगले पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ। देखिए, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों की अगर संख्या पूछ ले आपसे, तो दीर्घ स्वरों की संख्या भाई 7 होती है। यहाँ दीर्घ स्वर होते क्या हैं? देखिए, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वर परिभाषा इनकी हो गई पहले ही। दीर्घ स्वर देखिए, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ओ, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये 7 स्वर दीर्घ होते हैं। देखिए, इनमें से जो शुरू के 3 स्वर होते हैं इनको हम पूर्ण दीर्घ कह सकते हैं, और जो बाद के 4 स्वर होते हैं इनको हम अपूर्ण दीर्घ स्वर कहेंगे। देखिए, इन ये आपके 4 स्वर जो हैं, इनमें से 3 स्वर तो आपके पूर्ण दीर्घ हो गए, और ये 4 जो स्वर हैं आपके, इन स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, पूर्ण दीर्घ स्वरों की संख्या 3 होती है। देखिए, शुरू के जो 3 आपके दीर्घ स्वर हैं इनको हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, तथा इन 4 स्वरों को हम विजातीय स्वर कहते हैं। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। विजातीय स्वरों की संख्या 4 होती है। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। पूर्ण दीर्घ 3 होते हैं, जिसमें संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं भाई। आगत स्वर। देखिए, आगत स्वर की संख्या 1 होती है। आगत स्वर क्या होता है? देखिए, आगत स्वर क्या है हिंदी में? ये जो स्वर है आपका आगत स्वर, इस पे एक अ वाला चिन्ह लगा हुआ है। ये जो चिन्ह है आपका, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। देखिए, अंग्रेजी भाषा से ये स्वर लिया गया है। तो इसका फैक्ट क्या है कि इसका जो ये चिन्ह है इसको हम अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं, और ये जिस शब्द पर लगता है वो शब्द अंग्रेजी भाषा का होता है। सिंपल सी बात है। देखिए, अगला पॉइंट अग्रस्वर। देखिए, अग्रस्वर क्या होते हैं? देखिए, स्वरों को हमने जीभ के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहला इसमें अग्रस्वर है, यानी जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अगला वाला भाग कार्य करता है उन स्वरों को हम अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर आपके 4 होते हैं। देखिए, छोटी, बड़ी, छोटी, बड़ी, छोटा है, बड़ा है, आपके अग्रस्वर होते हैं भाई। वहीं में मध्य स्वर, यानी जीभ का जो बीच वाला भाग होता है उससे बोले जाने वाले स्वरों को मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर आपका छोटा आ होता है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ पश्च स्वर। तो जो आपके पश्च स्वर होते हैं, बड़ा होता है, छोटा वो होता है, बड़ा वो होता है, छोटा वो, बड़ा वो होता है, और अ होता है। इसमें पश्च स्वर में आपका री से ऋषि भी आता है। वहीं तो ये आपके जीभ के आधार बोलते हैं। जिन स्वरों को बोलने में जीभ का पिछला वाला भाग कार्य करता है उनको पश्च स्वर बोलते हैं। वहीं अगला जो है मुख द्वार के आधार पर जो है स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स देखिए बुक्स में गलत दे रखे हैं थोड़े से। मैं आपको अपने स्तर से इनको समझा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लेते हैं विव्रत स्वर। देखिए, विव्रत स्वर आपका बड़ा होता है, ये बात ठीक है, बड़ा होता है, लेकिन छोटा है, छोटा वो गलत है। थोड़ा पॉइंट ध्यान से आपको जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें बड़ा होता है। उसके बाद में अर्धविव्रत। अर्धविव्रत जो होता है आपका, अर्धविव्रत स्वर देखिए छोटा होता है, और इसमें आपका ओ होता है, और बड़ा ओ होता है, और बड़ा ए होता है। ये वाला पॉइंट इसमें गलत है, तो ध्यान से आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए।
वहीं मैं बात करूँ बीव्रत स्वर, तो समृत स्वर, तो समृत स्वर आपके छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है, छोटा वो होता है और बड़ा वो होता है, और इसमें आपका ऋषि ऋषि होता है। पॉइंट गलत है, यहाँ मिस्टेक है। अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर आपके देखिए छोटी ई छोटा वो यहाँ गलत दे रखा है पॉइंट। अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर तो जो होते हैं आपके छोटा ए होता है और छोटा ओ होता है, तो आप इन लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या देखिए, व्यंजनों की संख्या 33 भी होती है, 39 भी होती है और 41 भी होती है। देखिए 41 कुल व्यंजनों की, अगर हम 52 वर्णों की, 52 व्यंजनों की बात करें तो व्यंजनों की संख्या 39 होगी कुल। लेकिन इसमें जब 11 स्वर हम अलग कर लेते हैं तो आपके अयोग्य वर्ण जो हैं वो आपके 39 स्वरों में मिल जाते हैं, तो इनकी संख्या 41 हो जाती है। ध्यान से आप इनको नोट डाउन कर लें, वन लाइनर टाइप के प्रश्न हैं, बढ़िया हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, वहीं आपकी ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या देखिए 2 होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए कै वर्ण की ध्वनियाँ, कै वर्ग के सभी व्यंजन अच्छे से जानते हो आप इनको। चय वर्ग में ये चय वर्ग का व्यंजन है, चय वर्ग ध्वनियाँ है। टे वर्ग का व्यंजन है, ध्वनियाँ हैं। तय वर्ग में तय वर्ग की ध्वनियाँ आ जाती हैं, पै वर्ग में पै वर्ग की ध्वनियाँ आ जाती हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य रे ले वह होते हैं। वहीं आपके अर्धस्वर, तो अर्धस्वर आपके 2 होते हैं, एक यह होता है, एक आपका वह होता है। देखिए यह आपका पूर्ण अर्धस्वर होता है और वह आपका अर्धस्वर व्यंजन होता है, इनकी संख्या 2 होती है। देखिए लुंठित व्यंजन जिसमें जीव लुढ़क कर के कार्य करती है तो वो रह होता है आपका। पार्श्वी व्यंजन आपका लय होता है, आप अच्छे जानते हो। देखिए ऊष्म और संघर्षी व्यंजन श और है होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनका दूसरा नाम द्विगुण व्यंजन होता है, इनकी संख्या 2 होती है, लय और ढ होते हैं ये। देखिए अघोष क्या होते हैं, देखिए किसी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष होता है। वही मैं बात कर रहा हूँ सघोष की, तो किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होता है वो सघोष होता है। देखिए अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा, किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है। वही बात कर रहा हूँ महाप्राण की, तो महाप्राण चौथा, दूसरा और चौथा व्यंजन जो होते हैं किसी वर्ग के, ये आपके महाप्राण होते हैं। अब देखिए यहाँ आपके ये रे ले और वे, यहाँ आपके से और है, ये आपके अल्पप्राण होते हैं और ये आपके महाप्राण होते हैं। और ये तीनों से आपके अघोष होते हैं और ये आपके ये रे वे सघोष होते हैं और इसमें आपका है भी सघोष होता है। नासिक की ध्वनियाँ देखिए प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक्य होता है। कंठे कै वर्ग, तालब्य आपका चय वर्ग आ जाता है। मूर्धन्य हो गया, दंते दंते में तय वर्ग आ जाएगा, ओष्ठे में पै वर्ग आ जाएगा। दंतोष्ठ व्यंजन आपका बै होता है। देखिए हालांकि संख्या इनकी 2 होती है, अगर आपको बै ऑप्शन में नहीं मिले तो आपका आंसर फै होगा। देखिए स्वर यंत्र मुखी, इसको हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, तो आपका ये आपका है होता है, ठीक है। अगला पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर टाइप में हैं, काफ़ी मोस्ट संग्रह है। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है, अच्छे से जानते हो आप। फारसी लिपि लिखी जाती है, तो देखिए दाएं से बाएं लिखी जाती है। वहीं देवनागरी लिपि जो है आपकी वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है, तो गुरुमुखी में लिखी जाती है। देखिए सर्वप्रथम जो भाषा का प्रयोग हुआ था किस रूप में हुआ था, मौखिक रूप में हुआ था। भाषा के लिखने का ढंग जो है वो आपका लिपि होता है। भाषा साधन है अभिव्यक्त करने का, अभिव्यक्ति यानी बोलचाल करने का। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो देखिए लिखने का तरीका और बोलने का तरीका, ये 2 आपके अंग होते हैं। भाषा की प्राथमिक इकाई क्या होती है, देखिए मौखिक होती है इन दोनों में से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है, तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला पॉइंट देखिए छय, त्रय, ज्ञ, आश्रय, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अयोगवाह आपके अंग और आहा होते हैं। फै और वै ये आपके ओष्ठ्य होते हैं। अगला पॉइंट है ध्वनि की लघुत्तम इकाई, तो भाषा होती है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई होती है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है।
लघुत्तम वाक ध्वनि किसे कहते हैं? तो ये वर्ण को कहते हैं या ध्वनि को कहते हैं, एक ही बात है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। अगला जो पॉइंट है, सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द, तो आपका हस्ताक्षर है। बहुत सारे शब्द होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा इनको। रे कौन सा व्यंजन है? तो रे हमारा लुंठित वर्ग में आता है। देखिए प्यास का हमें वर्ण विच्छेद करना है, तो आप जानते हो अच्छे से इन पॉइंटों को। प्रत्येक वर्ण पर हलंत लगाओ और जो भी इस पर मात्रा है उस मात्रा को स्वर के माध्यम से अलग कर दें। तो ये पॉइंट्स आपका प्यास का वर्णिक विच्छेद होगा। संधि विच्छेद अलग है, वर्णिक विच्छेद अलग होता है। छः आपका जो बना है वो कैसे और शह से बना है। आगत व्यंजनों की संख्या देखिए 2 होती है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, अर्धस्वर आपके 2 होते हैं, यह और वह होते हैं। देखिए आहा आप आ गए, इस वाक्य में जो आहा है ये आपका विस्मयादिबोधक तो है, लेकिन ये अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। समृत स्वर, देखिए समृत स्वर आपके छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मैंने आपको बता दिया है, ये समृत स्वर होते हैं। देखिए आपकी कै गे जय और फे, ये जो आपकी ध्वनियाँ हैं, ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। देखिए लय का पार्श्विक व्यंजन है लय, घ का उच्चारण स्थान कंठे होता है। त्रय ये आपका तय ऋषि ऋषि और ऐसे बना है, मूर्धन्य ये आपका टय वर्ग होता है। देखिए शय कै और कै पे हलंत लगेगा, ये शय से बना है। स्वर का उदाहरण ये आपके स्वर होते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन वर्ण तो व्यंजन होते हैं। तालव्य आपके तालव्य चय वर्ग होता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या 11 होती है। पै वर्ग में ये ध्वनियाँ आती हैं, पै वाली ध्वनियाँ पै वर्ग में आएंगी। ऊष्म व्यंजन में श और है होता है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिनके उच्चारण में हर्ष से ज़्यादा समय लगता है, निश्चित रूप से उसको दीर्घ कहते हैं। देखिए एक पॉइंट और है, जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर हैं, ये आपके दीर्घ स्वर हैं। व्यंजनों की संख्या, उस व्यंजनों की संख्या देखिए 4 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो ये भारूपीय है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या 11 होती है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो स्वर कहा जाता है भाई। राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 10 मई 1963 को पारित हुआ था। नासिक की ध्वनियाँ आपकी प्रत्येक वर्ग का 5वां व्यंजन नासिक के होता है। ओ छोटा ओ और बड़ा ओ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो ये आपके कंठोष्ठ हैं। छोटा ए बड़ा ए कंठ तालव्य होते हैं। अघोष, देखिए अघोष आपका पहला और दूसरा व्यंजन होता है और सह भी होते हैं अघोष। सघोष व्यंजन आपका देखिए यह रे ले वे सब सघोष होते हैं और है भी आपका सघोष होता है, यानी तीसरा चौथा और 5वें व्यंजन आपके सघोष होते हैं। देखिए पै और फै आपकी ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, ये आपकी ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो ध के उच्चारण में। देखिए ओम किस प्रकार की ध्वनि माना जाता है? देखिए प्लुतु, ये प्लुत का दूसरा नाम है त्रिमात्रिक स्वर। देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, तो 2 व्यंजन होते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण। अब हम इससे संबंधित, ये तो आपका कॉन्सेप्ट था, अब मेन फैक्ट पर आ जाते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है आपका वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 5 या 6 मिनट का वीडियो और होगा, तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा देखें। देखिए पहला जो प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर ए होगा। वहीं आपका जो दूसरा जो प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अगला मैं बात कर रहा हूँ, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में जो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं भाई वो 25 होते हैं। अगर इसमें द्विगुण व्यंजन मिल जाते हैं तो इनकी संख्या 27 हो जाती है। ठीक है भाई। स्वर, छोटा ए बड़ा ए का उच्चारण स्थान क्या है?
तो है ये जो चौथा वाला प्रश्न है इसका आंसर कंठ तालव्य होगा, यानी तीसरा आंसर होगा। आप लोग अपना प्रश्न का आंसर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, पाँचवा वाला जो प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में कै के बाद कौन सा व्यंजन आएगा। तो कै के बाद कौन सा व्यंजन आएगा। तो हिंदी शब्दकोश में, शब्दकोश की अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ण का क्रम आता है। कै नहीं आएगा, ये आपका कै क्रम से आएगा, लेकिन शब्दकोश में 6 बनता है। वही देखिए, इसमें से कौन सी देवनागरी लिपि की ध्वनि है। देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है, तो प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। कभी कभी जो है गलत होने के चांस रहते हैं। तो कंठ ध्वनि तो होती है आपकी, दंते भी होती है, मूर्धन्य ध्वनि भी होती है, लेकिन जो इसका आंसर होगा ग्रीवा ध्वनि कोई नहीं होती है इसमें। इसका ये आंसर होगा छठे प्रश्न का। सातवें प्रश्न का जो आंसर है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तो आपसे पूछ रहा है किसका उच्चारण स्थान तालव्य है। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो झ होगा, यानी 7 का आंसर दूसरा होगा। वहीं मैं 8वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ। देखिए, जिन ध्वनियों की गणना ना तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है, तो उनको हम अयोगवाह बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, स्वर यंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो इसमें हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, अघोष और सघोष में बांट सकते हैं इसको हम 2 प्रकार से। जो 10वां प्रश्न है, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति, ये जो प्रश्न है, सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो ऐसे उच्चारण स्थान को वत्सर्य कहा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दंते वर्ण है। तो जो 11वां प्रश्न है इसका आंसर ए होगा, दंते हमारा स होता है। फिर क्या, अनुनासिक वर्ण हम बात कर रहे हैं, अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक हम किसी वर्ण का 5वां व्यंजन कह सकते हैं, तो इसमें आपका तीसरा आंसर सही होगा। वही मैं बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो घोष का मतलब सघोष भी होता है, यानी किसी वर्ण का पहला दूसरा व्यंजन तो अघोष होता है। तो 13वां जो प्रश्न है इसका आंसर ग होगा, क्योंकि ग हमारा तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा, चौथा और 5वां आपका सघोष होता है या फिर घोष होता है। तो इसका आंसर चौथा होगा। 14वां जो प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए, अंतस्थ व्यंजन इसका आंसर आपका डी होगा। देखिए, पै फै बै भै में, तो इसमें आपको बताना है ये व्यंजन क्या होते हैं। तो ये व्यंजन आपके ओष्ठ्य होते हैं। अगले मैं बात कर रहा हूँ, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं तो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। 16वें प्रश्न का आंसर ए होगा। फिर मैं 17वें प्रश्न की बात करूँ, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत स्वर प्लुत क्या है। तो इसका आंसर ए होगा, ये तीनों की अवस्था स्वरों की अवस्था होती है। ऊष्म व्यंजन, अगला जो 18वां प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो देखिए, ऊष्म व्यंजन हमारा है होगा, इसका ए आंसर होगा। यही मैं बात कर रहा हूँ, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, 11 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इसका आंसर बी होगा। 20वां प्रश्न का आंसर, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। तो वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो 52 होती हैं भाई। 13 इसमें स्वर होते हैं और 39-41 व्यंजन होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के 13 संख्या, कुल मिला के 52 संख्या बनती है इनकी। अगला प्रश्न, मध्य स्वर। देखिए, मध्य स्वर हमारा छोटा आ को कहते हैं, इसका आंसर डी होगा। देखिए, अगला जो प्रश्न है, कंठे वर्ण बताना है आपको। कंठे वर्ण, तो कंठे वर्ण ए और है यानी विसर्ग, इसका आंसर बी होगा। देखिए, प्र, जो 23वां प्रश्न है, मोस्ट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखिए, जो प्र है आपका ऋषि ऋषि है, तो इसमें आपका पे और ये आपका ऋषि ऋषि और प्लस छोटा आ। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसमें जो पूरा वर्ण है आपका, तो पूरा वर्ण होगा इसमें र, क्योंकि बना है पे हलंत लगेगा और रे से बनेगा। तो इसका आंसर 23 का आंसर क्या होगा, 23 का आंसर दूसरा होगा। देखिए, स का उच्चारण स्थान, देखिए स का उच्चारण स्थान तालव्य होता है, तो इस 24वें प्रश्न का आंसर दूसरा होगा। वै का 25वें प्रश्न की बात कर रहा हूँ, वै का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वै का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य होगा, दंतोष्ठ्य होगा, ठीक है। जो हमारा 26वां प्रश्न है, वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है आपसे, तो 33 होती है। कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो देखिए, ओष्ठ्य व्यंजन आपका ग दे रखा है, तो इसका आंसर सी होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ग किससे बना है। तो संयुक्त व्यंजन जो ग है आपका, वो जैसे और उए से बना है, तो इसका आंसर बी होगा 28 का।
29 का आंसर वह क्या है? तो जो हमारा 29वां प्रश्न है, 29वें प्रश्न का आंसर देखिए दूसरा होगा, अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये रहे वह। अगला प्रश्न है वर्ण किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा? तो कंठ तालु व्यंजन बड़ा ए है इसमें, तो आपका आंसर इसमें बड़ा ए हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी व्यंजन है, तो संघर्षी व्यंजन इसका ये आंसर होगा। वही मैं बात कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ट वर्ग में नहीं आता है? तो ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है? तो ये ध नहीं आता है, ये त वर्ग में आता है। अगला पॉइंट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन बताने इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो जो 33वां प्रश्न है इसका आंसर संयुक्त व्यंजन आपको बताना है, सही जोड़ा तो आपका डी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? पार्श्विक व्यंजन ल होता है, र आपका लुंठित होता है। कई बार परीक्षा में पूछे गए दोनों पॉइंट। देखिए वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसको हम शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं इसको। तो जो हमारा 36वां प्रश्न है, 35वां जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। वही मैं बात कर रहा हूँ डे का उच्चारण स्थान, तो डे का उच्चारण स्थान नासिक के होगा भाई। संकर शब्द क्या होते हैं इसके बताना है आपको परिभाषा। 37वां प्रश्न है, तो दो भाषा के शब्दों मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है भाई। अगला जो प्रश्न है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो आपका 38वां प्रश्न है उसको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋषि ऋषि किस वर्ण में नहीं है? तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा, रिवाज में नहीं है ऋषि ऋषि। 40वां प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? देखिए जो ध्वनियाँ स्वर के बाद तथा व्यंजन के पहले आती हैं तो नासिक की ध्वनियों को क्या कहा जाता है? जो स्वर के बाद आती हैं, इसका ए आंसर हो जाएगा 40 का। नहीं बात कर रहा हूँ थ, तो देखिए थ का उच्चारण स्थान दंते है। ग का उच्चारण स्थान, ग वर्णमाला को किस वर्ण में रखोगे आप? तो ये संयुक्त व्यंजन है आपका, ए आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श और संघर्षी आपका झ होता है, इसकी संख्या 4 होती है, च और आपका 6 भी होता है, जय भी होता है, झ भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित है? तो प्रकंपित को हम रै भी कहते हैं। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो जो 45 प्रश्न है इसका आंसर आपका, उसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय, तो देखिए इसमें ए प्रत्यय है और ए प्रत्यय है, तो इनमें से कोई नहीं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या फिर ध्वनि होती है, इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण मूर्धा नहीं है? तो देखिए जो 48वां प्रश्न है इसका आंसर आपका दूसरा होगा, ये मूर्धन्य नहीं है, तय वर्ग में आता दंते हैं। निम्नलिखित में से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है, यानी पूछ रहा है तालव्य नहीं है, तो तालव्य नहीं है तो इसका आंसर बी होगा। 49 के प्रश्न का आंसर बी होगा। 50वां प्रश्न जो है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? तो विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? 50वां प्रश्न आंसर यही है की भांति होता है विसर्ग का उच्चारण स्थान। हिंदी में प्रत्येक वर्ण के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो इसको हम कहते हैं नासिका। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको मात्रा कहते हैं। अगला जो प्रश्न है 53, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो जो 53 वाला प्रश्न है, 53 प्रश्न का आंसर हमारा है इसका ऊष्म व्यंजन होता है। अगला जो प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको अघोष बोलते हैं, इसका आंसर ए होगा। अगला जो 55वां प्रश्न है, 55वां जो प्रश्न है, कौन सा व्यंजन नासिक के है? तो न होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, कौन सा स्वर दीर्घ है? तो दीर्घ स्वर आपको बताना है, तो दीर्घ स्वर आपका आंसर डी होगा, बड़ा है हमारा दीर्घ स्वर है, बाकी सब हर्ष स्वर हैं। लास्ट प्रश्न है आज का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अगर कुल पूछता आपसे तो आपका आंसर ए होता,
लेकिन आपसे पूछा है इसमें कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर बी होगा, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मैं कुछ पॉइंट्सों को जो है वीडियो के कुछ 10-15 वीडियो के माध्यम से पूरी हिंदी फिनिश करवाना चाह रहा हूँ आपकी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।